हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बिना कोई कोचिंग लिए घर पे बैठे बैठे सेल्फ स्टडी करके 30 दिनों में डी जैट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डी जैट और एकेडमिक एग्जाम्स के बीच में क्या की डिफरेंसेस हैं। मैं आपको डी जैट को क्रैक करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि डी जैट के प्रिपरेशन में आपको कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है और कौन कौन से एरियाज़ को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं प्रिपरेशन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से आप प्रिपेयर करें। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं और कहाँ पे कोचिंग में आपको हेल्प कर सकती है और कहाँ पे सेल्फ स्टडी आपको हेल्प कर सकती है। और उसके अलावा मैं आपको 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डी जैट और एकेडमिक एग्जाम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ड्यू जेट जो है या ऐसे ही और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एंड दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक एग्जाम्स विच यू हैव टेकन टिल नाउ। तो एकेडमिक एग्ज़ाम्स जो अभी तक आपने दिए हैं, जैसे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह जो आप एग्ज़ाम्स देते आए हैं अभी तक, इनमें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, इन केस ऑफ एकेडमिक एग्ज़ाम्स में जो परफॉर्मेंस होता है दैट परफॉर्मेंस इज़ एब्सोल्यूट। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो परफॉर्मेंस जो आपका होता है वो एब्सोल्यूट होता है, बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स द परफॉर्मेंस इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपने बढ़िया परफॉर्म करके अगर आपने ड्यू जेट में 98% भी आपके आ गए, ठीक है, तो भी डज इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सक्सेस है वो गारंटीड है, आपका सिलेक्शन गारंटीड है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आप दूसरों के रिलेशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। यानी कि अगर आपके 98% है और बाकी और लोगों के 99% हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको बेहतर तो करना ही है, लेकिन आपको बेहतर दूसरों के कंपैरिजन में भी करना है। ठीक है, तो इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो परफॉर्मेंस होता है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर करता है, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 98% लाने हैं, आपको ये ज़रूरी है कि आप लोगों से बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली एकेडमिक एग्जाम्स में क्या होता है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपने जो मार्क्स लिखे अगर आपने गलती भी करी तो उसके लिए आपको पिनलाइज नहीं किया जाता है। लेकिन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यूजुअली देयर इज नेगेटिव मार्किंग एंड इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स देन यू विल बी पिनलाइज्ड। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इन एग्जाम्स में। आप रैंडमली गेस नहीं कर सकते, आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर सकते ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा गलतियाँ की, आपने गलत सॉल्व किए या रैंडमली गेस किया तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो एक्यूरेसी बहुत ही मैटर करती है इन एग्जाम्स में। इस एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिफिकल्ट पेपर इज ऑलवेज बेटर देन एन ईजी पेपर। तो लोगों को लगता है कि यार डिफिकल्ट पेपर आ गया एग्जाम में तो बहुत ही बुरा है, जैसे कि बोर्ड्स में होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ गया, मैं सॉल्व नहीं कर पाया पेपर को, मेरे नंबर कम आ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ये देखा गया है कि डिफिकल्ट पेपर अगर है तो वो उसमें सक्सेस की संभावना ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ईजी जो क्वेश्चंस होते हैं या ईजियर जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सभी लोग प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स ही करके आते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो आपके पास ज़्यादा संभावना है आप कम मार्क्स ला करके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इजी पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे और फिर उस समय वो एक्यूरेसी का नहीं, उस समय वो सिर्फ स्पीड का गेम हो जाता है कि आप कम से कम समय में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है व्हाट ऑफ एन आंसर मैटर्स एंड नॉट द हाउ ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक एग्जाम्स में हाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप कैसे आंसर तक आए हैं, जैसे कि आपके जब आप कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपके स्टेप्स के मार्क होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, आपको ये दिखाना होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर को सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंचे हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट डज नॉट मैटर। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको आंसर पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, आप आंसर तक पहुँचे कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप गेस करके, अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग करके कर पा रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एज लॉन्ग एज यू आर आंसरिंग इट करेक्टली। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ले आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, वो होती है ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी अगर आप आंसर तक पहुँच पा रहे हैं तो भी चल जाएगा कि एज लॉन्ग एज इट्स करेक्ट। ठीक है,
तो व्हाट मैटर्स नॉट हाउ ऑफ इट। और जैसे मैंने अभी तक बताया कि स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी अंडर इंटेंस टाइम प्रेशर, तो 2 घंटे आपको मिलते हैं और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपके पास बेयरली एक मिनट से ज़्यादा का समय है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी है, और जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। 100% एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन 80% एक्यूरेसी आपको एम जरूर करनी चाहिए कि 80% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकूँ। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि DU JAT या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमिक एग्जाम नहीं है, तो एक फ्रेम ऑफ माइंड का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीफली मैं बता दूं कि DU JAT का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। DU JAT में आपके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन एवरी सेक्शन में है। जैसे और जो 4 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और इनमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस हैं, और ईच क्वेश्चन अगर इफ़ यू आर आंसरिंग ईच क्वेश्चन करेक्टली देन यू विल गेट 4 मार्क्स, एंड इफ़ यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इनकरेक्टली देन यू विल गेट -1 मार्क। ठीक है, टोटल 400 नंबर का ये एग्ज़ाम है। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, तो सिली मिस्टेक्स और गैसेज आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो कट ऑफ है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कॉलेज एंड क्लास 12 मार्क्स। इसके लिए ये जानने के लिए कि ये कैसे पूरे पैटर्न के बारे में पूरी जो डिटेल है, हमारा एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑल अबाउट DU JAT एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग मैंने बताया है। तो हियर आर सम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एट होम। ठीक है, तो जब 30 डे की प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। 30 डेज़ में आप एक भी दिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको हर एक दिन को जुडिशियसली यूटिलाइज करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम ओवर 30 डे पीरियड। व्हाट डज दिस मीन? मतलब ये है कि आप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपसे ना ज़्यादा देर ना पढ़ाई हो, लेकिन आप स्टार्ट करें कम से कम 3 to 4 आवर्स के साथ, और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, देन यू need to go up to 8 to 10 hours by the end of your preparation. By the end of the 30-day period, you have to go to 8 to 10 hours. ठीक है, तो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्पीड को, प्रिपरेशन में टाइम अलॉटेड जो है वो बढ़ाते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। पहले दिन ही आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं होगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें अपने टाइम को। दूसरा ये है कि इंक्रीमेंटल गेन्स इन एक्यूरेसी इन स्पीड। तो एक्यूरेसी जो है और जो स्पीड है वो एक दिन में नहीं आती है लोगों में। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, अगर आपने कॉन्शियसली अपने आप को एनालाइज किया है, अगर आपने जुडिशली टाइम को इन्वेस्ट किया है, तो आप धीरे धीरे इंक्रीमेंटल गेन्स आपकी एक्यूरेसी में होती जाएगी, और स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट आपका अगर है, अगर आपका 1%, 10%, 15% का भी अगर इंक्रीमेंट है एवरी डे, तो बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन पीरियड यू विल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट नॉट टू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 डेज ही हैं। तो 30 डेज में जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी वो यूजुअल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि यूजुअल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हम सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, हम सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास समय कम है, तो आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना नहीं होगा। आपको ये जानना जरूरी है कि क्या न पढ़ें, बहुत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्या पढ़ें उससे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि जो हाई यील्डिंग जो एरियाज़ हैं, हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं जिनमें ज़्यादा मार्क्स हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, उन पे आप फोकस करेंगे, न कि सारे सिलेबस के ऊपर। ये कौन कौन से एरियाज़ हैं मैं इनके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अगला जो ट्रिक है वो है बी ए स्पेशलिस्ट एंड नॉट अ जर्नलिस्ट। तो इसका मतलब क्या है? जर्नलिस्ट कौन होता है? जर्नलिस्ट वो होता है जिसको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है। जर्नलिस्ट इज समवन हु इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, राइट? बट for your preparation in 30 days you need to be a specialist. You have to master certain areas, certain topics which are very important from the exams perspective. सारे टॉपिक्स को नहीं प्रिपेयर करना है,
तो मेन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनको बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रिपेयर करना है. यू हैव टू बी मास्टर ऑफ दोज टॉपिक्स, राइट? सो be a specialist and do not try to be a generalist if you are preparing for DU-JET or any competitive exam in 30 days. ठीक है? As I told you, master difficult topics first. जितने भी difficult topics हैं उनको पहले आप मास्टर करें, इससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपका प्रिपरेशन को भी बूस्ट मिलेगा. डू थॉरो सेल्फ असेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 30 डे प्रिपरेशन, बिकॉज इफ यू आर नॉट assessing yourself then you will not know where your preparation is progressing, right? So what can you do for a thorough self assessment? You need to take up mocks. जितने मॉक्स हो सकते हैं वो आप अटेम्प्ट करें, जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ही बेहतर है, एंड फिर उनको थॉरोली एनालाइज करें. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द ओनली की टू सक्सेस, बिकॉज if you consistently keep on practicing, then your accuracy will improve and your speed will also improve. As I told you, these two are very important metrics if you are aiming for success in any competitive exam like DU-JET. सॉल्व एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट एवरी डे. हर रोज एक मॉक टेस्ट तो आपको सॉल्व करना ही करना है. हर एक मॉक टेस्ट में आप जस्ट ये देखिए कि हर एक मॉक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, एंड इफ you are able to solve 30 mock tests in 30 days, then you will be able to solve 3000 questions in 30 days. तो ये काफ़ी बढ़िया आपको प्रिपरेशन को बूस्ट देगा और काफ़ी आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी अगर आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं. सिर्फ एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके बाद उसको डीपली एनालाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. स्टडी फॉर 6 to 7 hours एवरी डे. ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम समय है. आप 2-3 घंटे प्रिपरेशन करके जो लॉन्ग टर्म में आप प्रिपेयर कर सकते थे वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको 6-7 घंटे रोज करने पड़ेंगे. एक जनरल रूल ऑफ थंब बना लीजिए कि 2 hours फॉर 1 मॉक. आपने एक मॉक को सॉल्व करने में 2 घंटे लगाए, इसके बाद हर एक सेक्शन पे 1-1 घंटे आपने दिए, तो 6 घंटे ऐसे हो गए, और 1 घंटा आपका मॉक को एनालाइज करने का या और मतलब बफर टाइम आप रख सकते हैं. तो 6 से 7 घंटे तो आपको डेली प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट द आवर्स बट द क्वालिटी ऑफ दोज आवर्स दैट मैटर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अगर 8 घंटे बैठे रहे, बीच में आप मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने 1-2 गेम्स खेल लिए, बैठ कर के सोशल मीडिया पे वो चैटिंग कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसा करने से नहीं होगा. आपको एब्सोल्युटली अगर वो 6-7 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 6-7 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री एब्सोल्यूट टाइम स्पेंट ऑन प्रिपरेशन होना चाहिए. तो ये देखिए, DU-JET में जो फोकस एरियाज है वो इंपॉर्टेंट. मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट नॉट टू रीड. वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेन फोकस एरियाज क्या होने चाहिए आपके 30 डे प्रिपरेशन में. तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया जाता है वो जाता है हायर मैथ्स. अगर लास्ट ईयर के एनालिसिस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 12 से 14 क्वेश्चन हायर मैथ्स के होते हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, जो 50% से भी ज़्यादा है. 50% के आसपास आपका ये हायर मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं. और ये आप ये सोचिए कि एक मेजर एरिया जो आपको 50% से ज़्यादा का वेटेज दे रहा है, तो आपको ये प्रिपरेशन, इसको आप तो नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते. आपको हायर मैथ्स का प्रिपरेशन करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी कर लें. लोअर मैथ्स का प्रिपरेशन आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी जनरल क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बेसिस पे आपसे बन जाएंगे काफ़ी सवाल, लेकिन हायर मैथ को आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. उसके बगैर आपका हायर मैथ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. तो हायर मैथ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका फोकस होना चाहिए हायर मैथ के ऊपर. जब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग पे आपका फोकस होना चाहिए 3 चीज़ों के ऊपर. वो है केसलेट्स, सीरीज एंड अरेंजमेंट. केसलेट्स क्यों? क्योंकि एक केसलेट के फॉलोअर में 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, और जनरली 2 केसलेट्स होते हैं DU-JET में. तो 2 DU-JET में अगर 2 केसलेट आ रहे हैं तो आपके 4 से 5 यानी कि 7-8 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे. सीरीज से 3-4 क्वेश्चन होते हैं, अरेंजमेंट से आपके 3-4 क्वेश्चन होते हैं. तो 12-14 यानी कि 50% के आसपास इन्हीं 3 एरिया से आप क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में. तो आप इन तीनों टॉपिक्स पे फोकस करें और सॉल्व एज मेनी केसलेट्स एज पॉसिबल. इन केस ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव करें. वोकैबुलरी अगर आपकी बेहतर नहीं है तो आप उस पर फोकस करें. ग्रामर के बेसिक रूल्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं. ग्रामर के बेसिक रूल्स से मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं कि आप रेन एंड मार्टिन को मतलब बैठ करके उस पर रट्टा लगाने लगे और उसको ही पढ़ने में लग जाएं. आप बेसिक ग्रामर को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें
इंग्लिश में आती हैं क्वेश्चंस आते हैं वर्बल रीजनिंग में या वर्बल एबिलिटी में, वो मोस्टली ग्रामर से रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं ग्रामर आपका टेस्ट हो रहा होता है। तो अगर ग्रामर आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, पहले से आपने रेगुलरली पढ़ नहीं रहे हैं, रेगुलरली आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज जो है वो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर वो टाइम लगेगा तो आपका फिर सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इसके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे कम से कम 3-4 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जरूर सॉल्व करें। ये एकदम, इसको आप गांठ बांध लीजिए और इसको आप रेगुलरली सॉल्व करते चलिए। बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस के केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बिजनेस अवेयरनेस। बिजनेस जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली फोकस जो होता है जनरल अवेयरनेस का ड्यू जैट में वो बिजनेस जीके पे होता है, तो बिजनेस जीके को वो प्रिपेयर करें। स्टैटिक जीके और जो बाकी स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लें। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, आरबीआई हो गया, इन सब टॉपिक्स पे फोकस करें आप इकोनॉमिक्स के केस में, ठीक है। जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक जीके में, स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, उनमें आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, और हिस्ट्री में सिर्फ एंशियंट और मॉडर्न पे फोकस करना है, मेडिवल हिस्ट्री पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एंशियंट और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनको प्रिपेयर करना ईजी होता है रिलेटिवली देन मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री बहुत वास्ट है और वहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। ब्रांड्स एंड टैगलाइंस को भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का, आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप इजी प्रेप की वेबसाइट पर जाकर के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, हमारे मंथली कंपाइलेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप पिछले 6 महीने के जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन को पढ़ करके आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ें। एवरी डे यू शुड रीड न्यूज़पेपर, एंड इन केस ऑफ न्यूज़पेपर, व्हेन आई से न्यूज़पेपर, आई एम टॉकिंग अबाउट आइदर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर को आप पढ़ें रोज़, इससे आपका आरसी भी इंप्रूव होगा, उसके वोकैब भी इंप्रूव होगा। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सब जैसे कि न्यूज़पेपर जो हैं जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है उनको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो सोर्सेज है, जैसे आर.एस. अग्रवाल, आप आर.एस. अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं मैथ्स के लिए, लोअर मैथ्स के लिए। नॉर्मल लुइस की बुक जो आती है वर्ड पावर मेड इजी, वो वोकैब के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन जैसे मैंने बताया कि आप इजी प्रेप की साइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश इज़ ईजी आप फॉलो कर सकते हैं मैथ इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के ग्रामेटिकल पार्ट के लिए। अगर आपको इन सभी बुक्स को फॉलो करने का टाइम नहीं है तो आप एक अरिहंत की बीएमएस की गाइड आती है वो आप ले सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि कोचिंग करना क्या ज़रूरी है। एक आपके मन में डाउट होगा कि 30 डे टाइम ज़्यादा नहीं है, 30 डे में मैं कोचिंग करके करूँ या अपने सेल्फ स्टडी करके करूँ। तो दोनों के बीच में मैंने एक ब्रीफ कंपैरिजन किया है ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिले। तो देखिए कोचिंग कहाँ पे आपको हेल्प करती है। कोचिंग आपको हेल्प करती है कि वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में आपको मदद करती है। आपको रेगुलर क्लासेस होंगे, रेगुलर क्लासेस के बाद रेगुलर टेस्ट होंगे जो आपको अटेंड करने ही करने हैं, जिसकी वजह से आप एक ईजिली बाय डिफ़ॉल्ट आप एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा कोचिंग्स आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाती हैं। टीचर्स जो हैं वो आपको बता सकते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे नहीं प्रिपेयर करें, ठीक है। वो भी एक आपको फ़ायदा मिलता है कोचिंग्स का। स्टडी मटेरियल आपको एक जगह मिल जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और एक फ़ायदेमंद चीज़ है कोचिंग से रिलेटेड। इसके अलावा डाउट्स आपको सॉल्व करने के लिए टीचर्स मिल जाते हैं, जो भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोचिंग्स आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम्स ये भी है कि कोचिंग्स के साथ दिक्कत भी है, और कोचिंग्स की वजह से जब आपके पास कम समय हो तो कोचिंग से बेटर सेल्फ स्टडी है। वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं है। आपको ना कहीं ट्रैवल करना है। अगर मान लीजिए आपका कोचिंग सेंटर दूर है आपके घर से, तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा एक तरफ से मतलब कम्यूट करने में ही लग जाए, और आपका 1-2 घंटा वहाँ पे आप जाते हैं, उसके बाद थक करके आते हैं तो आप फिर रेस्ट करते हैं, तो फिर आपका टाइम वेस्ट भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट होता है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं है अगर आप घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अनलिमिटेड आवर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप जब चाहें तब प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने पेस पे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो रात को करें पढ़ाई, आप चाहें तो दिन में करें पढ़ाई, या सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करें। आपको अनलिमिटेड आवर्स यहाँ पे मिल जाते हैं घर पे। कंफर्ट तो मैंने बताया है कि आप कंफर्टेबली घर पे अपने प्रिपरेशन से घर पे बैठ करके प्रिपेयर कर सकते हैं।
कोई इशू नहीं है, आपको खाने पीने की टेंशन नहीं है, आपको जाना नहीं है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, कोई सोचना नहीं है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। सेल्फ पेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोचिंग्स के साथ दिक्कत क्या होता है कि कोचिंग्स का एक ऑलरेडी उनका एक अपना स्टडी प्लान बना होता है, ठीक है, जो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स फॉलो करें। और स्टडी प्लान जो होता है वो हर एक स्टूडेंट के हिसाब से टेलर्ड नहीं होता है, वो एक जनरल पॉपुलेशन को टेलर्ड होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ एरियाज पहले से ही प्रिपेयर्ड है, लेकिन आपको वहाँ पे जा करके मजबूरी में वो क्लासेस अटेंड करनी पड़े, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर का स्टडी प्लान का हिस्सा है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो चाहे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन किसी पार्ट में बढ़िया है, आपको मान लीजिए लोअर मैथ बढ़िया से आता है, तो आप अपना पूरा पूरा फोकस हायर मैथ्स पे दे सकते हैं। अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हैं। आपको किसी स्टडी प्लान जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है सेल्फ स्टडी का, खास तौर से जब आपके पास टाइम कम हो प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा चीप, घर पे पढ़ाई करना एकदम चीपर है। अगर आप कोचिंग सेंटर में लेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आपको फ़ी लग जाएगी क्रैश कोर्सेज़ की, जबकि घर पे आप उन्हीं पैसों से आप बुक्स खरीद करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट फॉर फ्री, जो आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, करंट अफेयर्स का मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको कहीं और से ला करके करना नहीं पड़ेगा। तो ये फ़ायदा आपको सेल्फ स्टडी का है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे और कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई ताकि आप 30 डे में घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी करके डी जेट को क्रैक कर सकें। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज़ के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए, या हमें कोई और टॉपिक डी जेट से रिलेटेड या एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड हमें कवर करना चाहिए, तो वो भी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।